किस प्रकार से अपनी विदेश नीति में इन्हें महत्व प्रदान करता है। पंचशीलता क्या है, भारत किस प्रकार से अपनी विदेश नीति में इन्हें महत्व प्रदान करता है। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसमें नहीं, यहां देखा करो तो लोग उस छोटी सी स्क्रीन में नजर जाती है सीधे। लिखिएगा, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, पंचशील सिद्धांत का वर्णन करते हुए, पंचशील सिद्धांत का वर्णन करते हुए ये बताइए कि आज के समय में पंचशील किस प्रकार से प्रासंगिक है। आगे समझ में इन प्रासंगिक है। तो समझ में आया। जिस प्रकार से महावीर स्वामी ने अपने धर्म के लिए जो 5 सिद्धांत दिए हुए थे, बौद्ध धर्म में आप त्रिरत्न देखते हैं, महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से थे? हाँ, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये सिद्धांत दिए थे। तुम लोग तो नए महावीर बनोगे बड़े होकर अब, इस प्रकार से अगर सिद्धांत सीखोगे। तो देखिए, महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए थे, उन्हीं सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर, देखिए इतिहास का हमने कहा ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंडित नेहरू को भी बहुत अच्छा खासा ज्ञान था इतिहास का। उन्होंने दरअसल इस चीज को आधार बनाकर ये पंचशील के सिद्धांत दिए, और पंचशील में हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग किस प्रकार से शांति के साथ रहकर अपना और अपने पड़ोसियों का हित साध सकते हैं, उसी के लिए सिद्धांत दिए। और पंचशील के सिद्धांत का मेन उद्देश्य था कि अपने पड़ोसियों में किसी बात का डर न रहे और पड़ोसी हमारे साथ हर चीज में साथ रहे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ना तो हम आक्रमण करेंगे किसी पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी जमीन का उपयोग किसी भी दूसरे देश को आपके विरुद्ध नहीं करने देंगे। साथ में उन्होंने कहा कि हम लोग परस्पर सहयोग रखेंगे। परस्पर सहयोग का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट है उसको एक साथ मिलकर करने की कोशिश करेंगे। साथ में कहा कि विकास कार्यों में हम सभी की साझेदारी के साथ काम करेंगे, और अगर किसी देश के साथ विवाद भी है तो उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी विवाद होता है तो विवाद को सॉल्व करने के सबसे पहले एग्रेसिव तरीके सोचे जाते हैं, है ना। कि जमीन का विवाद है तो कहते हैं जमीन वालों को ही खत्म कर दो, उसके बाद देखा जाएगा जमीन अपनी। तो दूसरा तरीका क्या होता है, बातचीत का तरीका, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है बातचीत का तरीका। तो लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा, महावीर स्वामी के ये तो पता ही होगा, 5 सिद्धांत महावीर स्वामी ने नहीं दिए थे, सिर्फ 5 में दिया था, उसके पहले 4 थे। तो लिखिएगा, महावीर स्वामी के समय प्रचलित 5 नैतिक सिद्धांतों की भांति 5 नैतिक सिद्धांतों की भांति भारत ने भी अपनी विदेश नीति में भारत ने अपनी विदेश नीति में भी भारत ने अपनी विदेश नीति में भी 5 ऐसे ही सिद्धांतों को अपनाया है जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहकर संबोधित किया जाता है। जिसे पंचशील सिद्धांत कहकर संबोधित किया जाता है। फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिएगा। पंडित नेहरू ने राष्ट्रों के परस्पर विश्वास पंडित नेहरू ने राष्ट्रों के परस्पर विश्वास देखिए, राष्ट्रों के परस्पर विश्वास का मतलब है कि विश्वास का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज किसी के यहाँ रख जाते हैं, आपके पास फोन है कोई, आप किसी के यहाँ यूं ही तो नहीं रखेंगे,
कब रखेंगे? जब आपको विश्वास होगा कि हमारे फोन का मिसयूज नहीं होगा और फोन हमारा सुरक्षित है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। परस्पर विश्वास का मतलब है कि हम आप पर विश्वास करेंगे और आप हम पर करेंगे। आगे लिखिएगा, परस्पर विश्वास, कौमा सहयोग, सहयोग, कौमा समृद्धि, कौमा समृद्धि व सुरक्षा, सॉरी समृद्धि के बाद सुरक्षा व सहचर, समृद्धि, सुरक्षा व सहचर, ये 5 बातें हैं। ठीक है, मेन चीज यही है। कौन कौन सी? विश्वास, सहयोग, सुरक्षा, समृद्धि और सहचर। समझ में आ गया? जीवन पे भी अप्लाई किया कीजिए। जैसे 5 चीजें हैं। सहयोग, जैसे इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो हो सके तो जितना हो सके फ्री बैठे, तो फालतू की बातों से अच्छा है उस टॉपिक पर बात करें। जिसकी जिस विषय में समझ अच्छी है वो आपको वो विषय बेहतर समझा देगा। तो ये क्या हो गया? सहयोग। उसके बाद ये हो गया। अब सहयोग के बाद विश्वास। विश्वास का मतलब है कि मान लीजिए दूसरे, आपने तो बता दिए दूसरे को, दूसरा जानता है उस विषय को, अपने विषय को, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा ना हो कि मेरा ज्ञान दूसरे तक चला जाए, है ना? तो हो सकता है कि आपने तो बता दिया, लेकिन यहाँ विश्वास क्या हो गया? कमजोर हो गया, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने आप पर विश्वास किया ही नहीं है, या आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरा। तो क्या करना है? सहयोग और विश्वास। उसके बाद सुरक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा। कि मान लीजिए कोई आपके पास बैठा हुआ है, वो सुरक्षित ही नहीं महसूस कर रहा है, तो आपके विश्वास का क्या करेगा? वो इनका क्या करेगा? सुरक्षा। उसके बाद समृद्धि। टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ हम सफल नहीं होंगे, जो साथ मेहनत कर रहे हैं सब सफल होंगे, ये होती समृद्धि। उसके बाद सहचर, साथ। अब सफल होने के बाद भी ऐसा नहीं करना है कि चाइना आगे निकल गया तो चाइना सोचे कि अब भारत को जाने दो एक तरफ, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि ये होना चाहिए सहचर का मतलब कि ठीक है चलो हम ज्यादा आगे निकल आए, लेकिन हम दूसरे देश को जो नहीं है उसके पास, वो चीजें उसको आपूर्ति करें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ये 5 सिद्धांत हैं, इनको जीवन में भी अप्लाई कर लेना। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है ये, ठीक है? लिख लिया? क्या लिखा है? इत्यादि, इत्यादि सम्मिलित हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। 1991 के बाद से, 1991 के बाद से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दुनिया में एक ध्रुवीयता की समस्या उत्पन्न हो गई। दुनिया में एक ध्रुवीयता की समस्या उत्पन्न हो गई। एक ध्रुवीयता की समस्या उत्पन्न हो गई, इसको समझ लीजिए। दरअसल पहले हमने बताया था कि 1991 तक सोवियत संघ और अमेरिका, अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो, और इस तरफ वार्सा पैक्ट, ये 2 गुट हुआ करते थे। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कौन बचा अकेला? अमेरिका। अमेरिका। इसीलिए हमने कहा कि 1991 के बाद से कौन सी समस्या? ध्रुवी, एक ध्रुवीयता। एक ध्रुवीयता का मतलब होता है कि कोई एक राष्ट्र या एक राष्ट्र का ऐसा समूह जो पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ये होती है ध्रुवीयता। तो पूरे विश्व में कौन हो गया? अमेरिका। अब ये बताइए, जब कोई एक व्यक्ति ही पावरफुल होता है, किसी भी जगह आज भी स्थिति यही है कि आपके यहाँ कोई एक व्यक्ति माफिया है, तो उसके पास ताकत है, तो वो लोगों की जमीन यूं ही हड़पने लगता है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता है। इसी प्रकार से अमेरिका जब पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश बन गया, तो उसके पास अब ये क्षमता थी, दूसरे देशों को डराने लगा, दूसरे देशों से अपनी बातें मनवाने लगा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी बड़ी शक्ति को परास्त किया था, तो कोई उससे लड़ने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। तो आप देखेंगे कि 1991 के बाद से अमेरिका ने जहां कहीं भी दुनिया में उथल पुथल हुई, अमेरिका की एंट्री वहां पर सबसे पहले हुई, इसी कारण से। तो जो ये समस्या उत्पन्न हो गई है, अगर अमेरिका भी हमारे पंचशील सिद्धांतों को पालन करे, तो क्या ये समस्या उत्पन्न होगी? किसी दूसरे की जमीन न मांगे युद्ध के लिए, साथ में सहयोग की भावना रखें, साथ में आक्रमण न करे किसी पर, तो ये समस्या उत्पन्न होगी? नहीं उत्पन्न होगी। इसीलिए कहा गया है कि पंचशील इतना अधिक प्रासंगिक है, अगर पूरी दुनिया इसको अपना ले तो शायद पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति आएगी नहीं। जैसे जो मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, सेम वही चीज हो जाएगी।
पूरी दुनिया एक साथ साथ बढ़ेगी आगे और डेवलपमेंट भी सबका होगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि जिसके पास पावर आ जाती है वो किसी को कुछ नहीं समझता है। लिख लीजिएगा, क्या लिखा? 1991 के बाद से एक ध्रुवीयता की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके जिसका परिणाम ये हुआ जिसका परिणाम ये हुआ कि कि पैक्स पैक्स जिसका परिणाम ये हुआ कि पैक्स अमेरिका, ये बताते हैं क्या है पैक्स अमेरिका, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिसका परिणाम ये हुआ पैक्स अमेरिका या पैक्स अमेरिकाना, इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहता था। अमेरिका का जो हमने बताया था आपको, ये कहना था कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र हमने अपनाया। दूसरी चीज, उसका ये कहना था जहां लोकतंत्र नहीं है वहां हम लोकतंत्र लाएंगे, और जो देश लोकतंत्र को नहीं अपनाता वहां पर अमेरिका अटैक कर देता, तबाही मचा देता। तो इसी के आधार पर अमेरिका ने, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। उसको जब ये पता था, इसी के कारण वो किसी भी देश पर इसके बाद उसने तबाही कर दी थी पूरी दुनिया पर। ठीक है, हर किसी को कहता था तुम भी लोकतांत्रिक बनो। मान लीजिए हमारा कोई अपना सिद्धांत है, हम मानते हैं कि चलो चोरी नहीं करनी चाहिए, अब हम चोरों को उपदेश दें कि तुम चोरी नहीं करो, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब हम कहें कि अब हम तुमको मारेंगे, तुमने चोरी की, ये तो गलत बात है ना, ये तो कानून के हाथ में दंड देना। तो अमेरिका खुद ही सब कुछ बन गया था, वो कह रहा था कि पूरी दुनिया में हमें इसीलिए भेजा गया है क्योंकि हम पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक बना सके। ठीक है, लिखिएगा पैक्स अमेरिकाना, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। जैसी संकल्पनाएं पैक्स अमेरिकाना जैसी संकल्पनाएं उत्पन्न हुई, जिसके अंतर्गत ये कहा जाने लगा जिसके अंतर्गत ये कहा जाने लगा कि अमेरिका एक देश नहीं बल्कि एक विचारधारा है। जिसके अंतर्गत ये कहा जाने लगा कि अमेरिका एक देश नहीं बल्कि एक विचारधारा है। अब समझ लीजिए कितनी खतरनाक सोच रही होगी अमेरिका की। अमेरिका एक देश नहीं, अमेरिका एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा, आगे लिखना है, एक ऐसी विचारधारा जो एक ऐसी विचारधारा जो लोकतांत्रिक मूल्यों और जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार जो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार को दुनिया में स्थापित करना चाहती है। लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकार को दुनिया में स्थापित करना चाहती है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इसी खतरनाक विचारधारा के कारण या इसी खतरनाक विचारधारा के चलते अमेरिका ने लगातार छोटे छोटे देशों लगातार छोटे छोटे देशों की संप्रभुता पर आक्रमण किया। लगातार छोटे छोटे देशों की संप्रभुता पर आक्रमण किया, जिससे जिससे कई राष्ट्रों में अस्थिरता व आतंकवाद को बढ़ावा मिला। जिससे कई राष्ट्रों में अस्थिरता व आतंकवाद को बढ़ावा मिला जिससे कई राष्ट्रों में अस्थिरता व आतंकवाद को बढ़ावा मिला। देखिए अमेरिका क्या करता था, मान लीजिए किसी देश में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर किसी और प्रकार का शासन है, तो वहां पर अमेरिका क्या करता था, अपने सैनिकों को भेज देता था, और सैनिकों से क्या होता था, युद्ध उत्पन्न होता था। अब ये बताइए, किसी देश के सैनिक किसी और देश पर जाकर वहां के लोगों पर जब हमला करेंगे, उनके घर परिवार के लोग अगर मारे जाएंगे, तो वो लोग क्या इसका जवाब नहीं देंगे? देंगे। और कैसे देंगे?
वही सिद्धांत होगा कि एक आंख के बदले दूसरी आंख। तो इसी प्रकार से अफगानिस्तान हो गया या मिड ईस्ट का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर एक संगठन उत्पन्न हुआ जिसका नाम है ISIS। तो इस संगठन के पीछे भी इसी को माना जाता है जिम्मेदार, क्योंकि इसने नरसंहार किया हर जगह जाकर। और जब ऐसा कुछ किया तो वहां के लोगों ने इसी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए संगठन बनाया जिसका नाम है ISIS। और ऐसे बहुत सारे संगठन अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, इसी के विरोध में हुए। और जो वहां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमला हुआ था उसके लिए भी इसकी अपनी ही नीतियां जिम्मेदार थी, जिन नीतियों पर ये चल रहा था। ठीक है, हाँ, वो भी इसी की गिरफ्त से बाहर निकले। ठीक है, लिख लीजिएगा एक लाइन, ISIS जैसे संगठन इन्हीं नीतियों का परिणाम है। अब ये तो हमने आपको बताया था कि एक ध्रुवीयता से क्या क्या समस्याएं हुई, लेकिन अब पैराग्राफ चेंज करके ये भी लिखिए कि पंचशील कैसे इनको मतलब इनसे हमें निपटने में सहायता प्रदान कर सकता है। लिखिएगा, उपरोक्त उपरोक्त सभी समस्याएं जो एक ध्रुवीयता के कारण उत्पन्न हुई हैं, उपरोक्त सभी समस्याएं जो एक ध्रुवीयता के कारण उत्पन्न हुई हैं, पंचशील को अपनाकर पंचशील को अपनाकर हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पंचशील को अपनाकर हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पंचशील के द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, पंचशील से कैसे कर सकते हैं, लिखिएगा, पंचशील पंचशील संघर्ष की जगह सहयोग पर बल देता है। संघर्ष की जगह सहयोग पर बल देता है। इसका मतलब समझे, संघर्ष की जगह सहयोग पर बल देता है। मतलब पंचशील ये नहीं कहता है कि आप संघर्ष कीजिए, पंचशील का सिद्धांत ये कहता है कि हमें परस्पर सहयोग से काम करना चाहिए। लिखा था आपको सहयोग, तो संघर्ष की जगह अगर सहयोग से काम करेंगे तो युद्ध ही क्यों होंगे। ठीक है, तो पंचशील संघर्ष की जगह सहयोग पर बल देता है। साथ ही, आगे लिखिए, साथ ही पंचशील का सिद्धांत समता कौमा न्याय समता कौमा न्याय समता, समझ में आया, ये तो पढ़े होंगे आर्टिकल 14। समता कौमा न्याय व परस्पर लाभ को केंद्र में रखकर, समता, न्याय व परस्पर लाभ को केंद्र में रखकर विदेश नीति के संचालन की बात करता है। विदेश नीति के संचालन की बात करता है, जो कि वैश्विक शांति के दृष्टिकोण से उपयोगी है। जो कि वैश्विक शांति के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। हो गया, कोई डाउट इसमें। अब देखिए, सीधी बात है, अगर आप विदेश नीति में समानता का भाव दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई कमजोर देश है और उसके कोई राष्ट्रपति आ रहे हैं और हम उनसे कहें कि तुम राष्ट्रपति भवन में नहीं मुलाकात करते हैं, एक काम करते हैं तुम बाहर बैठो, तो कैसा लगेगा। वो व्यक्ति यहाँ से तो आएगा, नाराज होकर चला जाएगा, फिर कभी हमको उसको जरूरत पड़ेगी, कभी साथ नहीं खड़ा होगा। इसका मतलब है कि विदेश नीति ये कहती है कि, विदेश नीति नहीं, इंसानियत भी ये कहती है कि आप किसी भी ओहदे पर बैठिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आए तो उसके साथ इंसानों जैसा सुलूक कीजिए। आजकल आप देखते होंगे बहुत से जिलाधिकारी वगैरह, जिलाधिकारी तो बहुत छोड़ दीजिए, SI वगैरह भी अगर कोई व्यक्ति आता है समस्या बताने तो उससे ऐसा व्यवहार करते देखते कि इसका पहनावा सही नहीं है,
या कमजोर दिख रहा तो उसको कहेंगे वहां बैठो, बाहर बैठो, जमीन पर बैठो, इस तरह की चीजें करते हैं ना। तो सोचिए उसके दिमाग में क्या जाता होगा। तो वहीं एक व्यक्ति अपने बगल से बैठा है कि ऐसे बैठो, बताओ, भले ही आप समस्या का समाधान ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिले तो कम से कम ऐसे मिले कि उसको भी याद रहे कि चलो कम से कम इनने कोशिश तो की है। ठीक है, तो जब आप समानता का भाव रखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि जैसे हम जो है वही नेपाल है, ये नहीं सोचना है कि हम इतने विशाल हैं, नेपाल हमारे सामने कुछ है ही नहीं। और नेपाल का अगर कोई आ रहा प्रधानमंत्री, उसको इग्नोर कर लेगी, कोई नहीं, बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। अभी सऊदी अरेबिया से कोई आया, उससे मिलना है, या ओबामा आया, उससे मिलना है, ऐसा नहीं। आपको कोई भी व्यक्ति आए, अगर वो विदेश से आया है, इसका मतलब है आपको इक्वल सम्मान देना है। तो ये समानता, न्याय, हमने न्याय का मतलब है कि आपको अन्याय तो सोचना ही नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम अपनी जमीन किसी को दे देंगे कि आओ हमारे यहाँ से युद्ध करो तुम, ऐसा नहीं। आपको न्याय, आपको ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है, आपको स्पष्ट बोलना है। ये नहीं देखना है कि वो हमारा करीबी है, वो गलत कर रहा है, उसके साथ खड़े हुए, नहीं। न्याय की बात करना है, न्याय के पक्ष में रहना है। समझ में आ गया? ये सिद्धांत है जिसका उपयोग करके आप पंचशील के माध्यम से पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो समस्याएं हैं, पंचशील कैसे उनसे निपटने में मदद कर सकता है। तो आप एक चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, पंचशील लिखिए, पंचशील। और समस्याएं जो होती हैं वो राजनीतिक हो सकती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जितने पॉइंट अभी लिखाएंगे सब के सब क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। समस्याओं में राजनीतिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती है नहीं। अच्छा, ये राजनीतिक समस्याएं किस प्रकार की? किस चीज को लेकर? राजनीतिक में एक तो हमने आपको बता दिया है, एक ध्रुवीयता, एक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। अगर पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व हो जाएगा, इसका मतलब है कि हर देश को आगे पीछे घूमना पड़ेगा उसके, वो चाहे तो। जिससे हमने बताया था ना, बैलेंस ऑफ पावर। आज अमेरिका ताकतवर है, लेकिन आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अगर एक साथ मिल जाए तो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर है। तो उन देशों के समूह को अमेरिका कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। यही होता है बैलेंसिंग पावर। ठीक है, तो जैसे एक ध्रुवीयता हो गया, इसके अलावा आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है। अब एक बात बताइए, आतंकवाद, भारत परेशान है, पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हम लोग परेशान हैं। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों में ये सहमति हो जाए कि हम लोग सहयोग करेंगे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो क्या ये आतंकवादी रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, खाना पानी बंद कर दिया जाएगा। आतंकवाद तो तभी पनप रहा है ना जब पाकिस्तान उनको शरण दे रहा है, समझे? तो इसलिए परस्पर सहयोग के द्वारा हम इस चीज से भी निपट सकते हैं। आतंकवाद कोई क्षेत्रीय समस्या नहीं है, वैश्विक समस्या है। शांघाई सहयोग संगठन है, उसकी एक शाखा है जो आतंकवाद निरोधी शाखा है, आतंकवाद को रोकने का काम करती है। क्योंकि चीन भी आतंकवाद से परेशान है, भारत भी आतंकवाद से परेशान है, पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से परेशान है, लेकिन फिर भी बढ़ावा दे रहा है। समझ आ गया? तो देखिए, जो अपराधियों को पालता है ना, वो खुद भी अपराधियों से परेशान होता है। क्योंकि आज आप अपराधी को पाल रहे हैं, आज आपकी बात मान रहा है, कल उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, वो आपको भी साफ कर देगा। यही हाल पाकिस्तान का है, देखा था ना, पेशावर में हमला हुआ था, 120 बच्चे स्कूल के अंदर मारे गए थे। कौन किया था? उन्हीं के तो आतंकवादी संगठन किए थे। और फिर भी आज तक स्वीकार नहीं किया कि आतंकवाद, आतंकवादी कौन है, आज तक ये कोई बता ही नहीं पाया है। यूएन ने स्वीकार ही नहीं, कोई परिभाषा ही नहीं कि आतंकवादी कैसे मानेंगे। अब सोचिए इससे बड़ी बात क्या होगी। कैसे? जो व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, हमारे लिए वो आतंकवादी, पाकिस्तान के लिए वो क्या है, क्रांतिकारी। उनको अवार्ड दिए जाते हैं, सम्मान समारोह में बुलाया जाता है कि आइए, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में इतना बड़ा कांड किया था, इस तरह से बुलाया जाता है। तो आप किसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, भगत सिंह के लिए अंग्रेजी राइटर वो थे, वो क्रांतिकारी की जगह आतंकवादी शब्द यूज करते थे। और भारतीयों ने भी यही गलती की। बहुत से इतिहासकार ऐसे जिन्होंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया है। समझ में आया? जबकि उस दौर में वो क्या मांग कर रहे थे? अपने ही देश की तो मांग कर रहे थे कि हमें हमारा देश लौटा दो, जाओ यहाँ से। तो वो तो आतंकवादी वैसे भी नहीं है, वो तो क्रांतिकारी की श्रेणी में आएंगे। किसी का भी है क्या, उसके घर में अगर आप घुसकर उसी को घर में आप उसको नौकरों की तरह रखेंगे, तो वो क्या करेगा? स्वतंत्रता तो चाहेगा ना। यही दिक्कत है। एक एक पॉइंट पहले लिखिए, राजनीतिक में लिख लीजिएगा। सबसे पहले आतंकवाद, इस तरह से आतंकवाद, एक ध्रुवीयता, यूएन, यूएन में सुधार, यूएन में
सुधार। WHO व WTO में सुधार। WHO व WTO में सुधार। क्या है WHO और WTO और UN? UN को आप देख लीजिए, 1945 में अस्तित्व में आया, 24 अक्टूबर 1945 को ये बना। उसके बाद से आज तक इसमें सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो मतलब होता है किसी चीज को, किसी फैसले को स्थगित करने की शक्ति। यानी दुनिया में कोई भी चीज होती है तो ये जो 5 कंट्री हैं, इनमें से अगर कोई एक देश उस पर असहमत हो जाता है कि नहीं ये नहीं करना है, तो फिर वो काम UN कर नहीं सकता है। यानी अभी तक सिर्फ 5 देश ऐसे हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियर 5 या P5, पावरफुल 5। अब पूरी दुनिया की मजबूरी है कि इन 5 देशों का हाथ पकड़े रखें। 5 में से किसी एक देश को साथ देने का सब प्रयास करते हैं, पूरी दुनिया के देश। क्यों? मान लीजिए कोई गरीब देश है अफ्रीका का, अल्प विकसित देश, उस देश ने अगर अपने संबंध किससे बना रखे हैं? सोवियत संघ से बना रखे हैं। तो अगर उस पर कोई हमला करने वाला है UN किसी भी कारण से, तो कौन रोक देगा उसको? सोवियत संघ। इसलिए पूरी दुनिया की मजबूरी ये है कि इन 5 देशों में से किसी एक देश को अपने पक्ष में किए रहें। हम सोवियत संघ, आज के समय तो भारत की स्थिति ऐसी है कि लगभग 5 देश ही किसी भी मामले में सपोर्ट करेंगे भारत का, वीटो भी लगाएंगे, लेकिन चाइना पर फिर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पावर तो गलत है ना, सिर्फ इतनी बड़ी दुनिया, सिर्फ 5 लोगों के हाथ में पावर है। और उस समय 5 लोग माना कि वही ताकतवर थे, लेकिन आज के समय तो स्थिति वो नहीं है। आज तो भारत दुनिया की 17.5% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास भी तो वो पावर होना चाहिए। 17.5% आबादी, एक सीट नहीं। इतना बड़ा अफ्रीका महाद्वीप, उसके किसी भी एक देश के पास एक भी सीट नहीं है UN में परमानेंट। ये तो गलत है ना। आपने यूरोप में 2 सीटें दे रखी हैं, फ्रांस के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, सोवियत संघ के पास भी है, किसके पास? रूस के पास। रूस का भी हिस्सा तो उसमें है यूरोप में। तो आपने यूरोप में इतनी सीटें दे रखी हैं, एक सीट अमेरिका के पास है। अब ये बताइए चाइना के पास है, एशिया में चाइना के पास सिर्फ, इतना बड़ा महाद्वीप उसके पास भी सिर्फ चाइना के पास। जापान क्यों क्यों नहीं? जर्मनी के पास क्यों नहीं है? इंडिया के पास क्यों नहीं है? ब्राजील भी उभर रहा है, उसके पास क्यों नहीं है? ये सारे क्वेश्चन है। तो UN में सुधार की बात यही की जा रही है। और ये सुधार कब होंगे? हमने कहा कि पंचशील कैसे सुधार कर सकता है। तो UN में सबसे पहली चीज है, पंचशील कहता है कि परस्पर सहयोग के भाव से काम कीजिए। यहाँ तो सहयोग दिखाई नहीं रहा है। यहाँ तो स्पष्ट उद्देश्य है कि हम 5 लोग राजा बन के बैठेंगे पूरी दुनिया के लिए। यहाँ तो सहयोग की भावना नहीं है। तो परस्पर सहयोग की भावना भी नहीं है, न्याय की भावना भी नहीं है, समता की भावना भी नहीं है। तो पंचशील यही तो कहता है कि आप न्याय तो कीजिए। अगर आंखों में पट्टी नहीं बंधी है आपके, तो आप इतना देख सकते हैं कि आज के समय में कई ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी है जिनकी, तो उनको भी तो सीट मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से आतंकवाद, अगर आतंकवाद से निपटना है, पूरी दुनिया से आतंकवाद का समाप्त करना है, उसका सिर्फ एक तरीका है, पूरी दुनिया के राष्ट्र अगर एक साथ आ जाएंगे तभी आतंकवाद समाप्त होगा। कोई एक देश चाह कर भी अकेले कभी आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आतंकवादी 10 मरते हैं तो 100 पैदा होते हैं। और ये पैदा करने वाले कौन लोग होते हैं? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आया पाकिस्तान से यहाँ आतंकवादी बनकर, उसको मार दिया, तो जो मरा उसको लेकर इतनी तरह के सभाएं, सम्मेलन किए जाएंगे कि देखिए वो बेकसूर था, अल्लाह का बंदा था, ये था वो था, इस तरह के बताए जाएंगे। अब आप सोचिए, इसके नाम पर न जाने 100 लोग उसके घर परिवार के रिश्तेदार, ये मासूम बच्चे जो छोटे छोटे से हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको बताया जाएगा कि ये काम करने के लिए तुम लोगों को भेजा धरती पर। समझ में आया? अब उनकी तो कोई गलती नहीं है बच्चों की। तो जब तक सहयोग नहीं करेगा पाकिस्तान या सीरिया या अफगानिस्तान, तब तक आतंकवाद का अंत कैसे होगा? ठीक है, अमेरिका ने भी तो कोशिश कर ली आतंकवाद को समाप्त करने की। जिसने उत्पन्न किया उसी ने उसको बर्बाद कर दिया था। उसी ISIS से परेशान था अमेरिका। उसी को समाप्त करने के लिए तालिबानियों पर या आसपास सीरिया वगैरह पर सब कोशिश कर ली। अंत में क्या हुआ? अपने घर में जाकर वापस बैठ गया। अब तो कहीं नहीं है ना पूरी दुनिया में, अब तो अपने घर में वापस पहुंच गया। तो जब तुमने उसको उत्पन्न किया है और तुम उसको समाप्त भी नहीं कर पाए, अब तो ये हाथ में भी नहीं है तुम्हारे, जब तक पूरी दुनिया एक साथ नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप देखिए WHO, WTO। अब WHO में आपने देखा होगा कि जिस समय कोविड फैला हुआ था, उस समय WHO चाइना का पक्ष ले रहा था, जबकि ये बीमारी चाइना की देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चाइना की बात बार बार दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो आप तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, आपको बनाया ही इसलिए है कि आप पूरे विश्व का ध्यान रख सकें और इन बीमारियों से रोकने के उपाय बता सकें।
अब पूरे विश्व में समान दृष्टिकोण से भाव रखें। आप ये क्यों देखते हैं कि कौन देश हमें कितना फंडिंग कर रहा है, किससे सबसे ज्यादा फंडिंग आ रही है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती थी, उस रिपोर्ट में चाइना को हमेशा ही बेस्ट स्थल बताया जाता था। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट बनाने वालों में से चाइना के महाशय थे प्रमुख व्यक्ति, चाइना फंडिंग भी अच्छा कर रहा था। अब बार बार जिसको आप टॉपर बनाएंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है पढ़ने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बार बार टॉप आ रहा है पैसे के द्वारा, तो सबके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि इससे अच्छा कोई नहीं है, इसी से दोस्ती की जाए, टॉपर है। वो तो सच्चाई बाद में समझ में आती है कि ये टॉपर था या टीपर था, है ना। क्लियर हो गया। तो अब राजनीतिक के बाद आर्थिक। आर्थिक में क्या है? उत्तर दक्षिण विभेद लिख लीजिएगा, उत्तर दक्षिण विभेद, ये क्या है? तुम लोगों के बस चले ना, तुम लोगों को प्रधानमंत्री खुद बुला ले अपने पास, कहेंगे तुम लोग वहां क्या कर रहे हो, कोचिंग में फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, इधर आओ, अब तुम लोगों की जरूरत है। और कुछ? हाँ, चलो कुछ तो सही आया। ये अगर आप देखेंगे, ये है पूरी दुनिया की कंट्री। इन कंट्रियों को आप जीरो अंश देशांत अक्षांश रेखा जो होती है बांट रही है, ये तो पता ही है। इसके नॉर्थ में जो कंट्री है उसको कहते हैं उत्तरी देश, जो साउथ में उनको कहते हैं दक्षिण के देश। अब आप अगर पूरे मानचित्र को गहराई से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अधिकांश विकसित देश, सभी नहीं अधिकांश, ऊपर आपको दिखाई देंगे, जबकि अधिकांश कमजोर और गरीब देश आपको यहां पर दिखाई देंगे। ये भी विकसित देश है, ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम, अधिकांश। ये हुआ क्यों? और ये जो देश आपको नॉर्थ में दिखाई दे रहे हैं, अब दुविधा देखिए, समस्या समझिए। जो नॉर्थ में आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ये सब ठंडे क्षेत्रों में है। यहाँ पर ना तो संसाधन बहुत ज्यादा है, और ना ही इनके पास ऐसा कुछ था जिससे ये विकास की इस अवस्था को प्राप्त कर सकें। जबकि साउथ में जो कंट्री है, उन सभी देशों के पास बहुत अधिक संसाधन है, कच्चा माल है, श्रम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये पीछे है। तो इसका रीजन छिपा हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में। आप देखेंगे एक लंबे समय तक जिन देशों ने, ये गुलाम बनाने वाले थे और ये गुलाम बनने वाले, ये जो सब देश गुलाम बने थे यहाँ के, सभी देश। और ये जो गुलाम बने हुए थे, इनको गुलामी के दौर में शोषित किया गया, इनके यहाँ के संसाधनों को, इनके यहाँ के कच्चे माल को यहाँ से यहाँ पहुंचाया गया, इन सभी देशों में, उत्तर के देशों में। यानी कि इनका जो विकास हुआ है, ये इनके संसाधनों के दम पर हुआ है। लेकिन आज स्थिति ये है कि नॉर्थ की कंट्री सब विकसित अवस्था में है, और साउथ की कंट्री विकासशील या पिछड़ी हुई अवस्था में है। आज भी अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसी स्थिति में है कि वहां खाने के लिए भी रोटी नहीं है, इस तरह की समस्याएं हैं। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? ये कह सकते हैं क्या कि आज हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यही जिम्मेदार है। इनकी जो पॉलिसी थी, जो इन्होंने शोषण किया, गुलामी, गुलाम बनाया, इनका सब कुछ ये ले गए यहाँ लूट कर। जैसे कहा जाता है ना कि गंगा का पानी पूरा टेम्स में निचो दिया गया है। इसका मतलब ये था कि संसाधन जो यहाँ के थे वो पूरे ले जाकर ब्रिटेन में पटक दिए गए हैं, और उसी के बाद तो वहां औद्योगिक क्रांति हुई है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने में एक बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे। अगर उस समय गुलाम नहीं रहे होते, तो ब्रिटेन के पास ना कच्चा माल पहुंचता, ना संसाधन पहुंचते, ना इतना बड़ा बाजार मिलता, तो वो औद्योगिक क्रांति भी नहीं हो पानी थी। तो इसी को कहा गया है कि कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि जो पंचशील है, ये परस्पर सहयोग की बात करता है कि आपसी सहयोग कीजिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति इसको कुछ नहीं आ रहा है, और एक व्यक्ति जो बहुत होशियार है, तो पता पड़ा जो होशियार है वो इसी घमंड में चूर है कि मुझे सब कुछ आता है। जिसको कुछ नहीं आ रहा उसको कुछ समझता ही नहीं है। इससे क्या होगा? गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। और पूरी पूरी जिस प्रकार से एक देश सोचता है ना कि पूरे देश का डेवलपमेंट हो, उसका कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां विकास ना पहुंचे, इसी प्रकार से सोच ये होनी चाहिए कि पूरा हमारा प्लेनेट डेवलप हो, पूरा प्लेनेट। अगर इस सोच के साथ काम करेंगे तो पूरा का पूरा ये प्लेनेट भी डेवलप हो जाएगा। आज जैसे समस्या है प्रदूषण की, तो प्रदूषण में सबसे अधिक भूमिका अमेरिका, चाइना की है। जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ये सबसे बड़ा योगदान करता है। लेकिन इसमें आज की स्थिति तो पलट पलट चुकी है ना। अभी भी चाइना विकसित देश नहीं है, पता है नहीं, विकासशील की ही कैटेगरी में वो भी शामिल है हम लोगों के साथ। विकसित देश के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होनी चाहिए, वहां पर अशिक्षा, एक शिक्षा का स्तर इतना हाई हो, एकदम वेल एजुकेटेड जिसको कहते हैं,
रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे हो, वहाँ के कोई भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ ना हो, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो वो अभी उसके उसका पीछे भी कारण है उसकी आबादी, वो हम लोगों की तरह ही है, उसके पास भी अच्छी खासी आबादी है, हमारे पास भी। ज़्यादा आबादी होती है तो इनकम चाहे घर में जितनी क्यों ना हो, घर उतना अच्छा कभी नहीं बन पाता है, समझ में आया? इसलिए तो जॉइंट फैमिली आजकल टिक नहीं रही है, सब अपने आगे-आगे निकलने में लगे हुए हैं। तो ये देखिए इन सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि आप लोग कम से कम उस समय शोषण किए कोई दिक्कत नहीं, अब तो कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग करो। क्या सहयोग चाहिए? सहयोग ये चाहिए कि आज संसाधन हमारे पास फिर भी बचे हुए हैं कुछ, तो उन संसाधनों को हम उपयोग कर सकें इसके लिए मशीन तो दे दो तकनीक। या फिर आज तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कम रुपए में चीज़ें बना ले रहे हो, थोड़ा-सा ज़्यादा ही टैक्स पे करते जाओ अगर हमारे यहाँ आ रहे हो तो। क्यों हमारे यहाँ के लोगों का रोज़गार छीन रहे हो? कहते हो कि नहीं बराबर बर्बाद होगी। एक व्यक्ति जिसको कभी स्कूल नहीं मिला और एक व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे स्कूल से पढ़ा और कह रहे कंपटीशन एक साथ बैठकर करो, ये तो गलत बात है ना। तो जब इतने आगे निकल चुके हो, इतना कुछ तकनीक है आपके पास, तो इनकी मदद करो। प्रदूषण से निपटने के लिए ये मत बताओ कि तुम कोयला मत जलाओ, बल्कि ये बताओ कि तुम इनको दे क्या सकते हो तकनीक के लिए। समझ में आ गया? तो ये है नॉर्थ साउथ विभेद। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंचशील किस प्रकार से नॉर्थ साउथ विभेद को कम करने में भूमिका निभा सकता है। आगे समझ में? ये नॉर्थ साउथ ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि नॉर्थ साउथ डिविडेंस क्या है? नॉर्थ साउथ डिविडेंस या उत्तर दक्षिण विभेद का मतलब है कि उत्तर के देश विकसित और दक्षिण के देश विकासशील या फिर पिछड़ी हुई अवस्था में। और इस भेदभाव का कारण क्या है? इतिहास में छिपा हुआ है। उपाय क्या है? पंचशील। समझ आ गया? कैसे पंचशील? सहयोग करें एक दूसरे का। इनके इनके संसाधनों को तो खरीद सकते हैं कम से कम पैसे देकर, नहीं खरीदते हैं। समस्या ये है कि जैसे भारत में ही एग्जाम्पल देखिए ना, किसानों से हमको कोई चीज चाहिए होती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां 5 रुपए में 5 चिक्स के पीस डालकर बेच रही हैं, उसमें 20 ग्राम भी नहीं होता है और बेच देती हैं आराम से और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। क्या ये कंपनियां किसानों से जो कच्चा माल ले रही है उनको प्राइस अच्छे नहीं दे सकती हैं? नहीं देती हैं। उनसे पता पड़ा एक बोरी आलू ले लिए 50 रुपए 100 रुपए में। समझ में आ रहा है? यानी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और कोई उसी चीज से बहुत कुछ कमा ले रहा है ना? हाँ, घर की बनी हुई चिप्स अच्छी नहीं लगती हैं, क्यों? वो पैक नहीं रहते हैं इसलिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतनी सी रहती है क्या इधर? हाँ, ये वाला सही है सिस्टम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब याद रहेगा उत्तर दक्षिण भेदभाव। ये सेम जीवन में कैसे अप्लाई करना है? जीवन में ऐसे अप्लाई करना है कि गरीब भिखारी, भिखारी नहीं बोलेंगे, भिखारी आजकल अमीर हो गए हैं, वो वीजा पासपोर्ट रखने लगे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। कोई गरीब दिख रहा, कोई अपाहिज दिख रहा, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा जो अपनी मदद नहीं कर सकता है, तो उसको सहयोग करना। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर आप कॉरपोरेट जगत में हैं, आप बिजनेस करने वाले हैं, तो आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं, कमाने के लिए ही आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी कमाई का 1%, 2%, 5% फिक्स कीजिए ना कि हम किसी गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे, गरीबों के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। इसी प्रकार से आप बना लीजिए। अभी तो कुछ कमाते नहीं है, दूसरों पर ही निर्भर है। अभी करेंगे तो घर वाले वापस बुला लेंगे, कहेंगे ये सब बाद में काम करना, अपने पैसों से, है ना? यही कॉन्सेप्ट रहता होगा, अपने पैसों से खूब पुण्य करना, अभी हमारे पैसों से मत करो। तो जैसे कुछ लोग सिद्धांत बनाते हैं कि अपनी सैलरी का 2% हम डोनेट करेंगे या उससे हम कुछ करेंगे एक साल में गरीबों के लिए या किसी और के लिए, ठीक है? आगे समझ में? अगला लिख लीजिएगा। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाहर के मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाना है कहीं पर भी, मान लीजिए उनको ब्रिटेन जाना है, तो पहले परमिशन, अगर व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों की तरह ही जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब उन्हीं के माध्यम से जाएंगे कि भारत के इस राज्य से ये सीएम आए हुए हैं, तो उनका स्वागत भी उसी प्रकार से होगा। ले प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, इनको दौरे करने तो ये तो अपने खुद जाएंगे। तो संप्रभुता का मतलब है कि अगर हमको अपने मामले में कोई निर्णय लेना है तो हम स्वतंत्र हैं। अब मान लीजिए योगी जी वहां जाएं ब्रिटेन, तो क्या वहां कोई ऐसा समझौता कर सकते हैं जो पूरे देश के लिए है? नहीं कर सकते हैं।
राज्य का समझौता करेंगे ना, अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट मांगेंगे तो ही मांगेंगे भारत आइए इन्वेस्टमेंट करिए, कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा करके बहुत सारे राज्यों ने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, चाइना जाकर उनसे इन्वेस्टमेंट मांगा है। आंध्र प्रदेश वगैरह को देखिए, इससे काफी डेवलपमेंट हुआ है उनका। ठीक है। संप्रभुता ये कहती है कि हमारा मामला है, हम अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय करेंगे। प्रवासी भारतीय जो बाहर रहते हैं और भारत के अगर नागरिक हैं, तो उनको लेकर भी निर्णय कौन करेगा? हमारी भारत सरकार करेगी। राज्य सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती है। संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट होता है, संप्रभुता के बिना सारी चीजें बेकार हैं। जैसे कहा जाता है राज्य और राष्ट्र, राज्य से राष्ट्र बनने के लिए आपको क्या चाहिए? संप्रभुता। किसी देश से एग्रीमेंट करना है, प्रधानमंत्री जाते हैं एग्रीमेंट कर कर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बहुमत प्राप्त है इस देश में, वो प्रधानमंत्री है, ये उनके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि क्यों गए। समझ में आ गया? ये संप्रभुता होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कोई और ना बताए। कश्मीर मसला है, हमको कोई दूसरा ज्ञान देने लगे। जैसे एक बार ट्रंप ने बोल दिए थे कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके, हम लोगों ने सीधे कहा ये हमारे संप्रभुता के खिलाफ है, हमारे संप्रभुता, हमें जो करना होगा हम करेंगे, आप मत पड़िए बीच में। हम सीधे बोल देते कश्मीर मसले पर कोई भी आता है, हम सीधे कहते हैं हमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है, हम जानते हैं फैसला क्या करना है, अपना ले लेंगे। समझ में आ गया? जैसे आज आप लोग हैं, मान लीजिए कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो संप्रभु हैं या नहीं? नहीं है। आज बाइक लेने का ख्याल आए, तो पहले एक बार घर की ओर देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी की ओर, क्या है स्थिति। वो कहेंगे नहीं अभी नहीं। हो सकता है आपने सजा रखा है बुलेट का ख्याल, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कौन सी आती है छोटी सी एकदम लूना, हाँ वो ले लो अभी, टीवीएस, उसको ले लो। तो हो सकता है मन मार कर वो भी लेना पड़े, लेकिन जिस दिन आप कमाने लगेंगे उस दिन बताएंगे सीधे देखो बुलेट ले ली है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ बढ़िया है। ठीक है। अगला लिखिएगा उत्तर दक्षिण विभाग के बाद, वैश्वीकरण की दोषपूर्ण व्यवस्था। वैश्वीकरण की दोषपूर्ण व्यवस्था। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपने आप को पूरे विश्व के साथ जोड़ देना। क्लियर? हमने 1991 से वैश्वीकरण को अपनाया है। वैश्वीकरण में फायदे भी है, नुकसान भी है। मान लीजिए कमजोर कमजोर देश है, वो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके पास ना बहुत अच्छी तकनीक है, ना बहुत अच्छी स्थिति में है, उसने अपने आप को वैश्वीकरण से जोड़ दिया। अब समझिए समस्याएं क्या है। जो कमजोर देश है, पिछड़ा हुआ है, उसके पास ना तो बेहतर तकनीक है, तो वो जो भी चीज बनाएगा वो कॉस्टली होगी, होगी या नहीं? और वैश्वीकरण कहती है कि पूरे विश्व में व्यापार कर सकते हैं आप, और आप किसी पर भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते हैं जो बहुत ज्यादा है। आपको टैक्स को कम से कम करने की कोशिश करनी है। एक आपको सीमा शुल्क हमने बताया था, तो जब वैश्वीकरण से जुड़ जाते हैं तो हम लोग सीमा शुल्क कम से कम लेते हैं, यानी हम चाहते हैं दूसरे देश आकर हमारे देश में व्यापार करें, अपना सामान बेचें, और हम भी दूसरे देश में जाएं। ये व्यवस्था होती है। जैसे आपका किसी के साथ बहुत आना जाना हो गया, तो आप उसके साथ फिर मतलब एकदम कैजुअल हो जाते हैं ना, उसके घर जाते हैं आराम से, सीधे पहुंच जाते हैं अंदर, दो चार बार हुआ है तो, है ना? कुछ और ज्यादा हो गया तो फिर तो पूरे घर को ही अपना समझने लगते हैं, सारी चीजें। सेम वही वैश्वीकरण है। अपने घर में आप बुला रहे हैं दूसरों को, पूरा फ्रीडम दे रहे हैं, उनको बढ़िया से व्यापार वगैरह सब कुछ करने की छूट दे रहे हैं। यही है वैश्वीकरण। इससे समस्या ये है कि जो देश पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, जिसके पास बहुत अच्छी तकनीक नहीं है, और वो जो कुछ बना रहा है वो काफी महंगा है, और एक तरफ वो देश है जो बहुत विकसित है, और विकसित होने के साथ साथ उनके पास ऐसी तकनीक है कि कम से कम रुपयों में वही चीज बेहतर क्वालिटी की बना पा रहे हैं। एक ही बाजार में अगर दोनों चीजें मिलेंगी तो बताइए कौन किसे लेगा? आज चाइना है, चाइना के प्रोडक्ट हमारे यहाँ मिलते हैं, 5 रुपए की जो चीज मिलती है हमारे यहाँ वो 50 की बनती है। अब ये बताइए कोई लेगा किसे? सस्ती होगी। अधिकांश आबादी तो वही है ना, जिसके पास अभी बहुत अधिक रुपए नहीं है, जिसकी इनकम बहुत कम है, तो वो लोग तो सस्ती चीज ही प्रेफर करेंगे, सेम चीज मिल रही है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ब्रांड का टैग, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो ब्रांड खोजता है कि नहीं सस्ती नहीं, ब्रांडेड चीज लेनी है। लेकिन अधिकांश लोग तो वही है, सस्ती चीजें खोजते हैं। तो ये बताइए हमारे यहाँ जो लोग बना रहे हैं उनकी क्या गलती है इसमें? अगर हमारे पास तकनीक नहीं है आज, तो वो तो देश पिछड़ा रहा ना, तो हम तकनीक का विकास नहीं कर पाए, रिसर्च को हमने बढ़ावा नहीं दिया, नई चीजें हम शामिल नहीं कर पाए, तो इसमें उनकी क्या गलती है जो बना रहे हैं? तो इससे होगा क्या कि हम लोग किसकी चीजें खरीद रहे हैं? चाइना की चीजें खरीद रहे हैं, या उन देशों की जो बहुत सस्ती बना रहे हैं, बहुत विकसित देश है। इससे क्या हो रहा
कि हमारे देश को टैक्स तो मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये समस्या है या नहीं? तो ऐसी स्थिति में ऐसे देश जो कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, वो और पिछड़ जाते हैं। ठीक है। विकसित देश क्या करते हैं इस वैश्वीकरण की व्यवस्था में? जैसे मान लीजिए कुछ आप देखते हैं, एक किसान होता है, वो जानवर पालता है, उनसे दूध प्राप्त करता है। कोई एक व्यक्ति बाहर से आता है, वो सारा दूध ले जाता है, उससे पनीर बनाता है, उससे घी निकालता है, उससे मलाई तैयार करता है, उससे पाउडर बनाता है, उससे बेकरी बनाता है, और सब चीज बेचकर माला माल रहता है। और दूसरी तरफ वो किसान, उसके पास 2 साल 4 साल 5 साल बाद हो सकता है अभी 2 गाय थी तो तीसरी आ पाए। ये स्थिति है। तो वैश्वीकरण यही है। विकसित देश क्या करते हैं, कमजोर देशों से चीजें वो लूटते हैं, उन चीजों को ले जाकर नया चीज बना देते हैं और बनाकर औने पौने दाम पर बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप कर नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? यही चीज है। तो इससे वैश्वीकरण से जो समस्याएं हैं उन्हीं को दूर कर सकते हैं। कैसे? परस्पर सहयोग से। अब सहयोग क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी देश के पास संसाधन है, तो आप ये मत कहिए कि कच्चा माल हमको दे दो, बल्कि ये कहिए कि हम आपके यहाँ आकर फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपके कच्चे माल का उपयोग करेंगे, आपके लोगों को रोजगार देंगे। ये सोच होनी चाहिए। क्लियर? इसलिए भारत कहता है कि हमारे यहाँ आओ सीधे। भारत ये नहीं कहता कि अपने सामान हमारे यहाँ बेचो। भारत कहता है कि मेड इन इंडिया, हमारे देश में बनाओ ना आकर, क्यों बाहर से बनाकर बेचोगे? ठीक है। कोई कहे नहीं हम चाइना में फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपके यहाँ सामान देंगे। जब तुमको चाइना में ही फैक्ट्री लगानी है, वहाँ के लोगों को ही रोजगार देना है, तो हमारे यहाँ आओगे, हम तुम्हें सस्ता क्यों बेचने दें? हम तो टैरिफ लगाएंगे फिर अनाप शनाप। टेस्ला की कंपनी है, उसने चाइना में अपना यूनिट लगा दिया, भारत के साथ लगने वाला था लेकिन नहीं लगाया। भारत ने कहा ठीक है, 100% टैरिफ बढ़ा दिया, कहा बेचो तुम। कैसे आओगे? तो 20 लाख की थी, 40 लाख की, वो 80 लाख 90 लाख की मिल रही है, कोई खरीदेगा ही नहीं। समझ में आ गया? ये व्यवस्था होती है। तो वैश्वीकरण की दोषपूर्ण व्यवस्था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ये लिखाना नहीं है हमको, ये आपको खुद लिखना है। समझा इसलिए दे रहे हैं ताकि ये सारी चीजें आप लिख सकें। ठीक है। अगला लिख लीजिएगा। तो आर्थिक के बाद आइए सामाजिक। सामाजिक सामाजिक में क्या हो सकता है? पंचशील पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। P2P कनेक्टिविटी। अगर देशों के संबंध अच्छे हैं और देशों का जुड़ाव एक दूसरे के साथ है, तो सीधी बात है लोग उस देश में आना जाना पसंद करेंगे। इससे दोनों ही देशों को प्रॉफिट होगा, और दोनों देशों के लोगों में जब आपसी मतभेद जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा या संबंध अच्छे हो जाएंगे, दोनों ही देशों को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है। सामरिक, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक। सामरिक में क्या होगा? सामरिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या प्राप्त करना है? पहला पॉइंट लिखिएगा, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण क्या होता है? देखिए, निशस्त्रीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसमें पूरी दुनिया में आज अस्त्र शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, दुनिया का हर देश जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो मिसाइल रखने के सपने देखने लगा है। उसकी भी इच्छा है कि आज नहीं तो कल मैं भी परमाणु हथियार बनाऊंगा। हर देश में ये इच्छाएं पनप रही हैं। ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं होता है परमाणु हथियार बनाना। तो ये बताइए, ये सब जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर हथियारों के ढेर पर बैठ जाएगी, तो जब भी युद्ध होगा तो पूरी दुनिया बचेगी क्या? नहीं बचेगी। आपके पास मान लीजिए एक बंदूक है और दूसरा व्यक्ति आपका दुश्मन है, उसको ये पता है कि आपके पास बंदूक है, तो वो क्या कोशिश करेगा? बंदूक खरीदने की, है ना? एक नहीं, एक की जगह दो लेगा, चार लेगा। और आपको पता पड़ा उसने चार ले ली, फिर आप छह लेंगे। खाना पीना गया भाड़ में, पहले बंदूक खरीदेंगे और नए नए तरह की गोलियां खरीदेंगे, सजाएंगे बढ़िया रूम में, क्योंकि कभी जरूरत पड़ सकती है। तो जब पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, लैंगिक असमानता, ये सब मुद्दे कहाँ जाएंगे? इन पर ध्यान ही नहीं होगा। तो इसीलिए निशस्त्रीकरण कहता है कि पूरी दुनिया से अस्त्र शस्त्र की होड़ को समाप्त करना। मेनली ये है किसके लिए? परमाणु हथियारों के लिए, कि परमाणु हथियारों को हम समाप्त करेंगे। कैसे होगा? इसके दो तरीके हैं। मान लीजिए हमारे पास भी हथियार है, आपके पास भी है। हम आपसे कहें कि आप अपने हथियारों को समाप्त कर दीजिए,
हम अपने हथियारों को समाप्त कर देंगे। तो क्या आपको भरोसा होगा इस बात पर? नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। यही दिक्कत है। इसके लिए कहा गया कि एक साथ तो समाप्त नहीं होने वाले। तो इसके लिए कहा गया निशस्त्रीकरण में दो बातें हैं, दो चीजें शामिल हैं। पहली चीज तो ये शामिल है कि धीरे धीरे अपने हथियारों को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। समझ आ गया? धीरे धीरे नए हथियारों को अपने हथियारों को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसमें है कि हम भविष्य में नए हथियार नहीं बनाएंगे। पता पड़ा 2 हथियार आपने कम किए और 10 नए बनाकर तैयार कर लिए। तो एक तरफ आप देखा है, देखो 2 हमने कम किए, अब तुम कम करो। साइड से बनते भी जा रहे हैं 10। पता पड़ा यहाँ 100 कम हुए, यहाँ 1000 नए बनकर तैयार। तो ऐसा नहीं करना है। निशस्त्रीकरण में दो बातें शामिल हैं। एक तो नए हथियारों को नहीं बनाना, और जो हथियार पहले से बने हुए हैं उनको धीरे धीरे करके समाप्त करना। समझ में आ गया? ये कैसे होगा? पंचशील कैसे इसको कर सकता है? पंचशील विश्वास की बात करता है, और अस्त्र शस्त्र की जो होड़ है उसके पीछे एक बड़ा कारण है विश्वास ना होना। आज हर देश को अपने पड़ोसी से खतरा है। हर किसी को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे हथियार खत्म हो, ये मुझ पर हमला कर दे। अब भारत को तो इसका निश्चित पता है कि पाकिस्तान तो इसी आड़ में बैठा है कि भारत के हथियार खत्म हो, तुरंत हमारे पास जो परमाणु हथियार है उसको छोड़ देंगे। तो यही समस्या है, इसलिए किसी पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है। हमने आपको कल एक स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार से जर्मनी हथियार बनाता रहा और दूसरे देश बैठकर देखते रहे कि ये तीसरे को तबाह करेगा, लेकिन तीसरे की जगह उन्होंने उन दोनों को ही तबाह करने की कोशिश की। तब जाकर फिर एक हुआ कि चलो अब इसके बाद हथियार ज्यादा आ गए, अब हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अमेरिका को बुलाया, सबको बुलाया, फिर जाकर वॉर शुरू हुआ। तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो निशस्त्रीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, और आज तक कई बार अमेरिका और सोवियत संघ आपस में मिल चुके हैं, इसकी बात कर चुके हैं, कई सारी संधियां भी हुई हैं, लेकिन आज तक ये बिल्कुल सफल नहीं हुआ है। कोई अपने हथियार कम करना ही नहीं चाहता है। समझ में आ गया? अगला लिख लीजिएगा। ये तो निशस्त्रीकरण में बताया कि मेनली कैसे संबंधित है, परमाणु हथियारों से। अगला लिखिएगा, अस्त्र शस्त्र की होड़ कम करना। अस्त्र शस्त्र की होड़ कम करना। अस्त्र शस्त्र की होड़ कम करना, क्योंकि पूरी दुनिया किस पर बैठी हुई है? बारूद के ढेर पर। इतने बारूद है इस समय दुनिया पर कि ये पृथ्वी हजारों बार तबाह की जा सकती है, इतने अधिक। और ये परमाणु परीक्षण वगैरह करते रहते हैं, इससे भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जिस जगह परीक्षण करते हैं वो समुद्र होता है या खाली जमीन होती है, वहां पर कितना अधिक प्रदूषण नहीं होता होगा, कितना अधिक नाभिकी विकिरण नहीं उत्सर्जित होती होगी। तो वहां का परिस्थिति तंत्र तो तबाही कर दिए हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई मानेगा नहीं। सबको अपनी अपनी पावर दिखाने की जल्दबाजी है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। खासकर उत्तर कोरिया को ही देख लीजिए, अंदर स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन परमाणु परीक्षण वगैरह में देरी नहीं होती है, समय पर होते हैं। बल्कि परमाणु परीक्षण ऐसे कर देते हैं कि उसके उसके जो प्रधानमंत्री थे, उत्तर कोरिया के जो प्रधानमंत्री थे, वो बेचारे सो गए थे अपनी सीट पर। सिर्फ इतनी सी गलती थी। भारत में तो अधिकांश लोग काम करने वाले एक दो झपकी तो लेते ही लेते होंगे, इतना तो तय है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या एफबीआई में चले जाइए, अधिकांश लोग झपकी लेते मिलेंगे आपको। वहां पर प्रधानमंत्री थोड़ी देर सो गया, उसी समय किम जोंग पहुंच गए। उसकी सजा ये हुई कि उसको तोप में बिठाकर मारा गया, उसके टुकड़े सागर की ओर गिरे, महासागर में। इस लेवल की सजा दिया। बताइए वहां कोई सोएगा? ये हाल है, इस लेवल पे काम होता है वहां। तो हो गया ये सामरिक। सामाजिक में एक और लिख लीजिएगा, लैंगिक असमानता। ये बहुत गंभीर समस्या है। लैंगिक असमानता पूरी दुनिया में है समस्या ये। लैंगिक असमानता का मतलब है लिंग के आधार पर भेदभाव। कई रूप में होता है। जॉब करते हैं जहां आप, वहां भी होता है। वर्किंग प्लेस में देखिएगा, मेल के लिए हो सकता है फैसिलिटी ज्यादा है, फीमेल के लिए उतना फैसिलिटी नहीं है। वेतन आप देखेंगे, एक मेल जो एम्प्लॉय है उसका वेतन अलग रहता है, फीमेल को उतना वेतन नहीं दिया जाता है। इस तरह की, या फिर उनको सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जाती है। अगर वो प्रेगनेंसी की स्थिति में है तो कोई व्यक्ति उस समय उनको काम नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमको जो लीव है वो देनी पड़ेगी, साथ में काम भी ज्यादा नहीं ले सकते हैं। या फिर जहां महिलाएं काम करती हैं उसे काम का समय भी ज्यादा लिया जाता है। तो जो लैंगिक असमानता है उसको भी इसके अंतर्गत हम किससे दूर कर सकते हैं? पंचशील से। समझ में आ गया? अगला लिखिएगा, पारिस्थितिकी, सामाजिक आर्थिक ये हो गया। अब लिखिए पारिस्थितिकी समस्याएं। पारिस्थितिकी समस्याएं, तो क्या है ये पारिस्थितिकी समस्याएं?
कुछ याद आ रहा? क्या है पर्यावरण में समस्याएं? ठीक है, लिख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग और इसी से जुड़ा हुआ है, लिख लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन। और महासागरों के जल स्तर में वृद्धि। महासागरों के जल स्तर में वृद्धि। समझ में आ गया? तो अगर आपने पंचशील के सिद्धांत जो आपको बताए हैं, उन्हीं को अगर आपने जोड़ना सीख लिया, तो आपके ये सारी चीजें जितनी आप देख रहे हैं ना, ये 20-30 क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब आपके सॉल्व हो जाएंगे, सब आपके हाथ में रहेंगे। और इतना निश्चित है कि ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं, अब पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि समस्याएं हर हर दिन नहीं बदलती हैं। ये वो समस्याएं हैं जो तभी से चली आ रही हैं और आज भी बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहेंगी। इनको दूर करने में पंचशील कैसे प्रासंगिक होता है। देखिए, जब कोई सिद्धांत बहुत पुराना हो जाता है तो ये सोचना पड़ता है कि आज के समय में वो कैसे प्रासंगिक है। जैसे गांधी जी का सिद्धांत था अहिंसा का, अब आज जब आंदोलन होते हैं तो हम लोग तुरंत ये बात कहते हैं ना कि गांधी जी का गांधीवाद आज भी प्रासंगिक है। कोई प्रोटेस्ट होता है, अगर अहिंसात्मक है, लोग अपने हक के लिए कई दिनों तक बैठे रहते हैं खुले मौसम में, खुले आसमान के नीचे, तो उनकी बातें मानी जाती हैं। तो यही चीज है, हम लोग किसी भी चीज को आप पढ़िएगा तो ये जरूर देखिएगा कि आज वो कैसे प्रासंगिक है, आज के समय में उसका क्या महत्व है, क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है या नहीं भी है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। जैसे भारत ने जो नेम बनाया था, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कहा गया कि अब इसका क्या महत्व है, ये तो बना ही दोनों संगठन के विरोध में था। तो जब दूसरा संगठन रहा ही नहीं तो इसका क्या महत्व है। अमेरिका इसी बात को आज तक कहता है, खुले मंच पर कहता है कि अब नेम अप्रासंगिक है, इसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम बनाए हुए हैं इसको, ऐसा क्यों? 120 देश है लगभग उसमें, क्यों आज बनाए हुए हैं? क्या दबदबा है? कुछ नहीं। ये तो दोनों देशों के, दोनों गुटों के विरोध में बना था ना, कि हम किसी से नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, एक विकल्प हमेशा रहेगा देशों के पास कि अगर कभी गुट बनाने की स्थिति है तो हम जुड़े रहेंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा कारण ये है कि यूएन में 193 कंट्री शामिल हैं और 120 देश अकेले इसमें शामिल हैं। तो अगर किसी मुद्दे पर हमको कोई प्रस्ताव लाना है तो 120 देशों की जरूरत होती है प्रस्ताव लाने के लिए, सिर्फ यूएन में, समझिएगा। इतने देश जब साइन करते हैं तब जाकर वो प्रस्ताव आता है। यानी कि अगर सिर्फ नेम के कंट्री जो हैं, इन्होंने किसी प्रस्ताव पर सहमति दे दी तो वो यूएन में सीधे हम ला सकते हैं। यूएन में अगर किसी को भी बहुमत चाहिए किसी चीज को बात करनी है तो ये देश उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। समझ में आ गया? कि अगर इनकी कोई समस्याएं हैं, ये अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, इनकी कोई समस्याएं हैं तो एक साथ अगर ये उठाएंगे तो इनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि 120 कंट्री है यहाँ। ठीक है, इसलिए इसको बनाए हुए हैं। ये गुट समाप्त करना ही चाहता था अमेरिका। अमेरिका इसलिए बार बार कहता था अब इसका कोई महत्व नहीं। भारत जैसे देशों ने कहा नहीं नहीं, महत्व हो या नहीं हो, इसको बने रहने दो, ये सही है। आज नहीं तो कल जरूरत पड़ सकती है। अब लिखिएगा आगे। लिखना है क्या इसमें? क्वेश्चन लिखना है आपको? लिखिएगा, एक आध क्वेश्चन करा ही देते हैं। लिखिएगा, पंचशील इसमें से चुन लीजिए, किस किस पर लिखना है ये बता दीजिए। लिख लीजिएगा, पंचशील किस प्रकार से, हाँ एक और बता दीजिएगा, दो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पंचशील किस प्रकार से उत्तर दक्षिण विभेद को कम करने में, पंचशील किस प्रकार से उत्तर दक्षिण विभेद को कम करने में प्रासंगिकता निभा सकता है, प्रासंगिकता निभा सकता है, प्रासंगिकता निभा सकता है। अथवा करके लिखिएगा, एक और क्वेश्चन अथवा करके लिखिएगा, उत्तर दक्षिण विभेद के संदर्भ में
पंचशील की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। उत्तर दक्षिण विभेद के संदर्भ में पंचशील की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। बोले तो कहाँ से शुरू करना चाहिए इसको बताइए। कहाँ से इसको मतलब शुरुआत करनी है अगर तो कहाँ से करनी चाहिए। सीधे शुरू कीजिए ना कि अगर विश्व के मानचित्र पर हम देखेंगे तो विषुवत रेखा के उत्तर के देश जहाँ एक तरफ विकसित नजर आते हैं, वह अधिकांश देश विकसित नजर आते हैं। वहीं विषुवत रेखा के दक्षिण के देश विकासशील या फिर पिछड़ी हुई अवस्था में है। समझ में आ गया। तो जो पूछा जाए वो लिखा करना है। हर जगह पूरा इतिहास नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा इतिहास कभी खतरनाक हो सकता है। एक लोग थे, उनकी आदत थी पूरा इतिहास लिखने की। समझिए कैसे। मान लीजिए आज कोई आंदोलन चल रहा है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन दिया तो वो यहाँ से नहीं लिखते थे, वो हड़प्पा सभ्यता में जाते थे। इतिहास उनका ऑप्शनल था। हर चीज में हड़प्पा सभ्यता में जाते थे। आप कुछ भी पूछिए कि आज के समय में औपनिवेशीकरण का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है, हड़प्पा में चले जाते थे कि हड़प्पा में भी इस प्रकार के साथ से मिले। अब ये बताइए अगर आप हर बार हड़प्पा में ही जाएंगे तो हड़प्पा से यहाँ तक आते आते आपको इतना समय लग जाएगा कि 75% तो आपका क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। नंबर किसके मिलने हैं, जो पूछा गया है आज का। इसीलिए हर बार डुबकी गहराई तक नहीं लगानी है। ठंड ज्यादा हो थोड़ी सी डुबकी लगाकर भी निकल आना है, ठीक है। और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो ठंडी नहीं रहती गहराई में, पता है नहीं। हाँ, लिखिएगा। यदि हम मानचित्र पर यदि हम मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो यदि हम मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो विषुवत रेखा के उत्तर के देश विषुवत रेखा के उत्तर के देश जहां विकसित स्थिति में दिखाई देते हैं जहां विकसित स्थिति में दिखाई देते हैं वहीं वहीं दक्षिण के देश दक्षिण के देश विकासशील या पिछड़ी हुई अवस्था में है। विकासशील या पिछड़ी हुई अवस्था में है। विकासशील या पिछड़ी हुई अवस्था में है। और इस प्रकार से दोनों के मध्य और इस प्रकार से दोनों के मध्य एक अंतराल या गैप दिखाई देता है। और इस प्रकार से दोनों के मध्य एक अंतराल या गैप दिखाई देता है, जिसे उत्तर दक्षिण विभेद कहकर संबोधित किया जाता है। दिखाई देता है जिसे उत्तर दक्षिण विभेद कहकर संबोधित किया जाता है। जिसे उत्तर दक्षिण विभेद कहकर संबोधित किया जाता है। अब देखिए, उत्तर दक्षिण विभेद के बारे में जो बताना था वो इतने में सब कुछ आ गया। यही आपने बता दिया कि उत्तर दक्षिण विभेद है क्या। मैप की भी आपकी समझ काम आ गई, ठीक है। ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी भी यूज हो गई आपकी। अब लिखते हैं आगे पैराग्राफ चेंज कर, जो आप कह रहे थे ना हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान औपनिवेशिक काल के दौरान ये देखा गया है कि औपनिवेशिक काल के दौरान ये देखा गया है कि उत्तर के राष्ट्रों का उत्तर के राष्ट्रों ने उत्तर के राष्ट्रों ने दक्षिण के राष्ट्रों को औपनिवेशिक बनाए रखा है। उत्तर के राष्ट्रों ने दक्षिण के राष्ट्रों को औपनिवेश या उपनिवेश बनाए रखा था उपनिवेश बनाए रखा था और यहाँ से संसाधनों का दोहन बनाए रखा था और यहाँ से संसाधनों का दोहन किया।
इन्हीं संसाधनों इन्हीं संसाधनों की नींव पर इन्हीं संसाधनों की नींव पर विकसित राष्ट्रों की इमारत खड़ी हुई है। इन्हीं राष्ट्रों की नींव पर विकसित राष्ट्रों की इमारत खड़ी हुई है। समझ में आ गया? इन्हीं राष्ट्रों की नींव पर विकसित राष्ट्रों की इमारत खड़ी हुई है। अब जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको आप चाहें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में ही पूरी बात बता दी गई है कि विकसित विकासशील राष्ट्रों की नींव पर ही विकसित राष्ट्रों की इमारत खड़ी हुई है। अब आते हैं, ये तो आपने समझा दी, इतने में सारी बात आ चुकी है जो आपको बतानी थी कि क्या है ये। अब आते हैं पंचशील कैसे इसको कम कर सकता है, पंचशील कैसे इसमें सहायक हो सकता है। लिखिएगा, पंचशील का सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत उत्तर दक्षिण अंतराल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो पंचशील के 5 पॉइंट हैं, जो पॉइंट आपके काम का हो जिस टॉपिक में, उस पॉइंट को आपको निकाल लेना है, उसको थोड़ा सा इलेबरेट कर देना है। कौन सा काम का है यहाँ? आपने जो 5 पॉइंट पढ़े हुए हैं, दिखाया था ना हमने, परस्पर सहयोग, ठीक है, सहयोग से ही तो ये कम होगा। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? हाँ, अब आगे लिखिएगा, पंचशील 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 का सिद्धांत परस्पर सहयोग, समता और न्याय की बात करता है। पंचशील का सिद्धांत परस्पर सहयोग, समता और न्याय की बात करता है। अब इसमें न्याय क्यों लिया? परस्पर समता, परस्पर सहयोग, समता और न्याय की बात करता है। न्याय क्यों लिया? देखिए, ये न्याय ही तो है। जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, उसमें बात न्याय की ही तो की जा रही थी कि कम से कम 5 गांव बराबर जमीन दे दो। क्यों? क्योंकि वो भी तो तुम्हारे ही लड़के हैं ना। तो उनके एक तो तुमने राजपाट छीन लिया, ऊपर से 5 गांव भी नहीं दिए। उसके बाद इतना तक हो गया कि 5 सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देनी। तो फिर बचा क्या? युद्ध। समझ में आ गया? तो ये न्याय, अगर उस समय इतने लोग बैठे हुए थे जिन्हें बड़ा कहा जाता था कि वो न्याय प्रेमी है, अगर उस समय भी न्याय हुआ होता तो ये युद्ध होता? नहीं होता। इसीलिए कहा कि उस समय तो आपने जो किया, चलिए ठीक है, लेकिन आज तो आपको पता है कि आपने किस कारण से तरक्की की है, आप किस कारण से विकसित हुए हैं। इतना कुछ अगर पता है तो इसकी भी मदद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 2 लड़के हैं, दोनों भाई। एक भाई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो अपनी जरूरतें कम कर रहा है, लेकिन आपकी पढ़ाई में पैसा लगा रहा है। आप सक्सेस हो गए। उसके बाद आपने कहा बाहर जाओ, निकलो। तो ये क्या है? यहाँ आप ये तो भूल रहे हैं ना कि आप जो पोजीशन पाए हुए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपकी सिर्फ मेहनत नहीं है, दूसरे का भी परिश्रम लगा हुआ है ना। अब अमेरिका कहे नहीं, हमारे पास सेना थी, ब्रिटेन कहे हमारे पास सेना थी इसलिए हमने गुलाम बनाए रखा। ये भी तो सोचो, गुलाम बनाए रखा, हमारे यहाँ के लोग भी तो बने रहे, ये भी तो बड़ी बात है। समझ में आया? तो यही चीज है। इसीलिए परस्पर सहयोग, समता और न्याय, क्या लिखा है? पंचशील का सिद्धांत परस्पर सहयोग, समता और न्याय की बात करता है। न्याय की बात करता है। अगर अगर इन सिद्धांतों को अगर इन सिद्धांतों को उत्तर के राष्ट्र आत्मसात कर लें, आत्मसात मतलब अपना लें, उत्तर के राष्ट्र आत्मसात कर लें, तो तो उत्तर दक्षिण विभेद को कम किया जा सकता है। तो उत्तर दक्षिण विभेद को कम किया जा सकता है। आगे समझ में? कोई दिक्कत इसमें? दूसरा कौन सा है, बता दीजिए।
सामरिक लिख लीजिएगा। सामरिक में तो ये है ना, निशस्त्रीकरण, अस्त्र शस्त्र की होड़ कम करना। क्या कौन सा निशस्त्रीकरण लिखा रहा है, लिखिएगा, लिखिएगा। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण आज समय की मांग है। निशस्त्रीकरण आज समय की मांग है। पंचशील के माध्यम से, पंचशील के माध्यम से हम निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पंचशील के माध्यम से हम निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हो गया? तो कैसे कर सकते हैं बताइए आप लोग। पंचशील में क्या क्या ऐसा कहा गया है जिससे हम निशस्त्रीकरण को प्राप्त कर सकते हैं? पहले हमने बता दिया कि निशस्त्रीकरण का सीधा सीधा मतलब है कि नए अस्त्र बनाने नहीं है, और जो पुराने हैं अपने पास रखे हुए हैं उसको धीरे धीरे करके उनको समाप्त करना है। ये दोनों ही चीजें प्राप्त कर ली तो इसका मतलब है आपने निशस्त्रीकरण कर दिया। पंचशील कैसे ये करा सकता है कि अगर पंचशील को पूरी दुनिया अपना ले तो हम निशस्त्रीकरण कैसे कर सकते हैं? सहयोग, ठीक है, और विश्वास की भावना। अगर विश्वास है हमें कि ये कोई अटैक नहीं करेगा तो हम क्यों हथियार बनाएंगे? भारत को भी तो विश्वास था 1962 तक अपने परम प्रेमी मित्र चाइना पर, कि चाइना कभी हमें धोखा दे ही नहीं सकता है। और चाइना ने सबसे पहले छोरा घोंप कर साबित कर दिया कि सबसे अच्छा दोस्त ही सबसे घातक होता है। ठीक है, उसके बाद पूरा देश लड़खड़ा गया, वो आज तक दाग लगा हुआ है 1962 का। बहुत बड़ा फेलियर था ये विदेश नीति का। इसलिए आज के समय में हम संबंध तो सबसे अच्छे बनाते हैं लेकिन किसी पर पूर्ण भरोसा कभी नहीं करते हैं। लिखिएगा, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण आज हमारे ग्रह की एक जरूरत बन चुकी है। निशस्त्रीकरण हमारे ग्रह की आज एक जरूरत बन चुकी है। क्योंकि क्योंकि दुनिया का हर देश, दुनिया का हर देश आज अस्त्र शस्त्र की होड़ करने लगा है। दुनिया का हर देश आज अस्त्र शस्त्र की होड़ करने लगा है और परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रयासरत है, और परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रयासरत है। दुनिया का हर देश आज अस्त्र शस्त्र की होड़ करने लगा है और परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रयासरत है। जैसे ईरान को आप देख लीजिए, ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या बन भी गया है, ये तो वही जाने। अभी जो युद्ध चल रहा है, अगर उसके पास परमाणु हथियार बन चुका होता तो क्या वो रुकता है इसको प्रयोग करने से? नहीं रुकता। क्या इजराइल फिलिस्तीन इनके पास परमाणु हथियार होते तो ये बचते प्रयोग करने से? नहीं बचते। कोई भरोसा है कौन कब क्या कर दे? और आप रोकेंगे कैसे किसी को? इसके, वो भाई साहब का दिया हुआ है। हाँ, वही है, पूरे सबके करता रहता है, उनके पास रहता है। कौन सा बम कब प्रयोग करना है सब वही बताते हैं। जापान के मामले में वही पूरे हैं। जापान के तो पूरे शुभचिंतक है। कहा जाता है कि अमेरिका क्या है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला। किसका? जापान का। जापान पर आप बंदूक भी चलाएंगे तो अमेरिका डिसाइड करेगा कि अब इसको बंदूक से ही मारना है, तोप से मारना है, मिसाइल से मारना है या परमाणु का हथियार फेंकना है। ठीक है, और ये जापान ने अपना हाथ सौंप रखा है 1945 के बाद से, क्योंकि वो इतना डर गया था। उसने कहा जब हमको ही तुमने तबाह किया तो अब हमें भविष्य में तुम बचाए रखना। कहा ठीक है। समझ में आ गया? होते हैं ना कुछ लोग, कभी कभी आप किसी एक को अगर आप कुटाई कर देते हैं तो उसको इतना भरोसा हो जाता है कि जब ये मुझे कूट दिए तो फिर मैं इसी से दोस्ती करता हूँ ताकि भविष्य में मुझे कोई खतरा ना हो सके। ठीक है, तो कहाँ तक लिखा आपने? प्रयासरत है, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा।